हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 कक्षा 10 की इतिहास का, जिसका नाम है जी भारत में राष्ट्रवाद। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3 यानी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि हम कहानी की तरीके से कर रहे हैं। ओके कहानी का अगर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो थर्ड पार्ट समझने में दिक्कत आएगी, और ये वाला पार्ट तो जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दूं मैं आपको। इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पहले जाकर देख कर आना, और अगर देख भी लिया है तो एक बार दोबारा जाकर देख कर आ जाओ, चीजें अच्छे से रिकैप हो जाएगी, क्योंकि हमें एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए। और अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो मैं बता दूं कि यहाँ पर सारे के सारे नोट्स आपको हिंदी में मिलेंगे। इंग्लिश वाले नोट्स के साथ मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप वो वाली वीडियो देख सकते हो, वहां पर इंग्लिश के नोट के साथ समझाया। ठीक है, चलो जी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है 9300, यहाँ पर 9200 दिख रहे होंगे, बट 9300 से ज्यादा बच्चे उस पर एडेड है। मेन पॉइंट स्टडी 1010 उस टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पर वीडियो के अपडेट या कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना होता है मेरे को, या कोई आपको चीज बतानी होती है, या पोल वगैरह रखवाना होता है, तो सारी की सारी चीजें हम वहीं पर करते हैं। और उसी के साथ बता दूं कि बहुत सारे बच्चे, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे, नोट्स को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि इंग्लिश को तो चलो मिल भी जाता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कहीं ना कहीं से नोट्स, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नोट्स नहीं मिलते। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आप ही के लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन ढूंढा है। आप गूगल पे जाके सीधा लिखना मेन पॉइंट स्टडी, गूगल पे, यूट्यूब पे नहीं। यूट्यूब पे लिखोगे तो मेरा ही चैनल आ जाएगा, बट आपको गूगल पे जाके लिखना है मेन पॉइंट स्टडी, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, www.mainpointstudy.in। उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने हर एक चैप्टर जो जो मैंने अपलोड करे उनके नोट्स मिल जाएंगे आपको, डायरेक्ट पीडीएफ, और बिल्कुल फ्री है, कोई पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे सीधा पीडीएफ ओपन हो जाएगी, उसको आप डाउनलोड करो, उसको प्रिंट करो, उसको देख कर लिखना है, देख कर लिखो, जैसे करना है वैसे करो, वो आप ही की पीडीएफ है, ये समझ लो। ठीक है, आप ही के लिए बनाई है। ठीक है, आप अगर चाहो तो वहां पर मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, पेमेंट के ऑप्शन दे रखे हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वैसे कर सकते हो। बट आप अगर वैसे नहीं भी कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर हमें बुरा लग रहा है, हमने नोट्स लिए, हम आपको कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियली, तो कोई बात नहीं यार। देखो, सबसे बड़ा सपोर्ट है ना मेरे लिए यही है कि आप अच्छे मार्क्स लाओ। ठीक है, बिल्कुल शांति मिल जाएगी मेरे को, बिल्कुल दिल से कि हाँ बच्चे पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हो, और अल्टीमेटली वही मोटिव है मेरा। ठीक है, मेन पॉइंट स्टडी का मेन मोटिव कभी यही था ही नहीं कि पैसे कमाना, मेन मोटिव यही था कि आपके अच्छे मार्क्स आए। ओके, और अगर आप फिर भी सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ऐड दिखेगी, क्लिक करके 10 सेकंड रुक जाओगे ना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा। ओके, चलो जी अब करते हैं। अच्छा, ये भी बता दूं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, जैसे ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, ब्लॉग वगैरह डालता हूँ मैं उस पर। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। मेन पॉइंट टेक का है, 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं इस पर। मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है, जहाँ पर मैं गेमिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर कभी आपको टाइम मिले तो आप आ सकते हो इस पर, वीडियो हम खेलेंगे, गेम वगैरह खेलेंगे। बाकी एक यूनिक वर्ल्ड वाला चैनल है, तो इन सबको सब्सक्राइब कर लेना। फैमिली का पार्ट बन रहे हो तो पूरी फैमिली का पार्ट बनना। अब आ जाते हैं जी अपने चैप्टर पे। टॉपिक का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। देखो, अभी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि हम चीजों को अच्छे से कोरिलेट कर पाए। देखो, गांधी जी इंडिया के अंदर आए। जब गांधी जी इंडिया के अंदर आए तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया, किया नहीं किया, किया था ना। कहां कहां पर किया था? चंपारण सत्याग्रह किया, खेड़ा सत्याग्रह किया, अहमदाबाद सत्याग्रह किया। क्यों? किसी रीजन की वजह से किया ना, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो हमारे किसानों को फोर्स करते थे कि आप नील की खेती उगाओ, है ना। वो बार बार बोलते थे कि आप नील की खेती उगाओ, जो हमारे किसान उगाना नहीं चाहते थे, उससे उनकी फसल खराब हो जाती थी, जमीन खराब हो जाती थी। इसलिए गांधी जी ने उनकी हेल्प करने के लिए एक चंपारण सत्याग्रह किया। खेड़ा में इसलिए किया ताकि जो हमारे किसान है उनका जो लगान है वो थोड़ा कम हो सके, है ना। जो हमारे अहमदाबाद में इसलिए किया कि जो मील वर्कर है, जो काम करते हैं मील में, मजदूर है, उनकी सैलरी बढ़ाई जा सके। उसके बाद ब्रिटिश एक रोलर टैक्स लेकर आई थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने एक रोलर टैक्स सत्याग्रह चलाया। फिर वो वापस लेना पड़ा, क्योंकि जलियांवाला बाग में उसके बाद फिर हिंसा वगैरह हो गई थी हमारी तरफ से भी। ओके, फिर उसके बाद जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने एक असहयोग आंदोलन शुरू किया, या उसको असहयोग खिलाफत आंदोलन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें खलीफा वाला जो इशू था उसको भी रेज किया गया था। ये बोला गया था ना कि खलीफा की पावर को कम कर दिया जाएगा, है ना। तो उसकी पावर को बचाने के लिए हमने अपनी तरफ से असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसमें खिलाफत आंदोलन को भी हमने उठाया था, और साथ ही में हमने स्वराज के लिए भी फाइट करी थी। स्वराज को लेकर भी, स्वराज के मोटिव को लेकर भी एक कह सकते हो हमने आंदोलन वगैरह किया था, ये वाला असहयोग आंदोलन। ठीक है, अलग अलग जगह पर असहयोग आंदोलन का बहुत बढ़िया बढ़िया एक तरह से कह सकते हो पार्टिसिपेशन था। गांव के लोगों का अलग तरीके से, गांव के लोगों ने रिएक्ट करा, शहरों के लोगों ने अलग तरीके से रिएक्ट करा, बागानों में जो लोग काम करते थे उन्होंने अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी। सब लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी। उसके बाद चौरा चौरी के अंदर, जो गोरखपुर के अंदर है, वहां पर थोड़ा सा हिंसा हो गई थी, जिसकी वजह से गांधी जी को वो वाला सत्याग्रह भी, जो हमारा असहयोग आंदोलन था, वो भी वापस लेना पड़ा। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको पता है क्यों बताई?
इसको बताने का एक रीजन है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गांधी जी है ना बिना बात के कोई आंदोलन नहीं करते, कोई ना कोई रीजन होता ही होता है जिसकी वजह से गांधी जी आंदोलन करते हैं। चंपारण में क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिश नील की खेती जो है वो फोर्स करते थे। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉलेट एक्ट लेकर आई। और इसी से हमें यह भी पता चलता है कि गांधी जी ने, देखो टॉपिक का नाम ही है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, तो गांधी जी ने किसी ना किसी वजह से तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया होगा, है ना। और बच्चे इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, इस चैप्टर में इसी टॉपिक को लेकर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि यार बाकी तो समझ आ गए, गांधी जी ने ये वाला यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों किया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है। जैसे असहयोग में तो गांधी जी ने बोला था ना, सहयोग करना छोड़ दो, ठीक है, और उनके स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दो, ये सारी की सारी चीजें छोड़ दो। तो असविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट पहले गांधी जी ने ये असविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो क्यों शुरू किया था, उससे है ना, उसको लेकर हम एक बार बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि उस समय क्या क्या चीजें या क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी, तभी अच्छे से हमें समझ आएगा कि गांधी जी को ये आंदोलन क्यों शुरू करना पड़ा। ठीक है, चलो। तो याद होगा आपको, असहयोग आंदोलन जब हमारा चल रहा था ना, तो हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने कांग्रेस को ये बोल दिया था, मना लिया था बेसिकली, कि आप है ना जो प्रांतीय चुनाव हो रहे हैं ना उनको मत लड़ो, ठीक है, उनका बॉयकॉट कर दो। एक तरह से बॉयकॉट का मतलब होता है आप मत लड़ो, ठीक है, एक तरह से छोड़ दो उसको, ठीक है, मत लड़ो इलेक्शन, ये बोला था गांधी जी ने। बट है ना, अब जो कुछ कांग्रेस के नेता थे ना, जैसे हमारा असहयोग आंदोलन जो था वो वापस हो गया, गांधी जी ने उसको वापस ले लिया, तो हमारे कुछ कांग्रेस के नेताओं ने बोला यार हमें थक चुके हैं जन संघर्षों से, ठीक है, और अब है ना हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो हम प्रांतीय चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। जो 1919 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एक एक्ट लेकर आई थी जिसको 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोला जाता है। उसके अंदर ब्रिटिश ने ये बोला था कि कोई भी इंडियन भी अब चुनाव लड़ सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे कांग्रेस के अंदर वो ब्रिटिशरों से बहुत खुश थे। वो पता है ऐसा क्यों कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि अगर हमें ब्रिटिशरों से कुछ चाहिए, अगर हमें अपनी बात मनवानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रिटिश की नीतियों का विरोध उन्हीं के जो आप कह सकते हो काउंसिल में बैठकर या उन्हीं के साथ बैठकर उसका विरोध करना पड़ेगा। ठीक है, वो कांग्रेस के नेता जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि हम जब प्रांतीय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, उनके साथ बैठेंगे तो उनको बताएंगे देखो ये सारी दिक्कतें हमारी आप सॉल्व नहीं कर रहे, और ये भी बताएंगे कि प्रांतीय चुनाव करवाने से ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा, हमारे पास अभी भी कम पावर है भारतीयों के पास। ये हम तभी उनको बता सकते हैं जब उनके साथ बैठे, और जब उनके साथ बैठकर विरोध करेंगे तो उनको कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, बट कुछ, और इसीलिए मैं आपको बता दूं जो CR दास थे और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही, ये वो लोग थे जिन्होंने सोचा कि हमें इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, तो इन्होंने अपनी एक कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बना ली जिसका नाम दिया गया स्वराज पार्टी। ये 1922 में बनी थी ये पार्टी, ये याद रखना। ओके, बट कुछ दूसरे नेता थे जो थोड़े युवा नेता थे, जैसे कि हमारे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सीधा बोला कि जी ये ब्रिटिश है ना, ला तो कोई भूत है, बातों से नहीं मानने वाली, आप कितना भी इलेक्शन लड़के इनके साथ बैठ के कितना भी विरोध करो, ये हमारी बात नहीं मानेंगे। तो इन्होंने बोला कि हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, चलो, ये हमें समझ आ गई कि इलेक्शन को दोबारा से कुछ लोग थे जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, बट कुछ लोग थे जो अपोज भी कर रहे थे इलेक्शन को। ओके, अब 1920 के दशक, यानी 1920 का जो दशक चल रहा था, यानी 1920 से लेकर 1930 के बीच के अंदर कुछ समस्याएं भी थी। ठीक है, कुछ समस्या चल रही थी। मैं आपको पहले सिनेरियो बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया। ठीक है, तो कुछ दिक्कतें चल रही थी। पहली दिक्कत क्या थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, पूरे विश्व में है ना आर्थिक मंदी चल रही थी। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई? क्योंकि ज्यादातर लोग उस टाइम खेती करते थे, तो वो जो खेती करते थे ना, तो हुआ क्या कि उनकी खेती, जो वो फसल उगाते थे, उनका प्राइस एकदम से गिर गया। आप समझो मेरी बात, उन्होंने 10 रुपए की फसल उगाई, बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो उन्होंने 10 रुपए लगाकर फसल उगाई, ठीक है, बट उनकी फसल अब 8 रुपए में बिक्री थी, है ना, तो उनको नुकसान हो रहा था, है ना। तो अब हुआ क्या? उन्होंने ये बोला कि यार हमारा तो खुद का खाने का नहीं हो रहा, हम ये ब्रिटिशरों को कर कैसे चुकाएंगे? तो वो ये बोल रहे थे कि है ना, हम जो कर चुकाने में एक तरह से असमर्थ है। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे जो किसान लोग थे वो कर नहीं चुका पा रहे थे। तो ये तो पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या चल रही थी? ब्रिटेन की है ना एक नई टोरी गवर्नमेंट आई थी। तो आप अगर हो सके तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये टोरी जो है इनका पूरा नाम क्या था। तो एक टोरी सरकार आई थी जिन्होंने क्या किया कि अब है ना बहुत सारे लोग, मैंने आपको बोला बहुत सारे लोग जो थे वो आंदोलन वगैरह कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश के बिल्कुल सामने खड़े होकर आंदोलन कर रहे थे, और जो हमारे CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे वो ब्रिटिश के साथ में बैठकर आंदोलन कर रहे थे, है ना, वो बिल्कुल इलेक्शन लड़के आए थे, ऐसे कर रहे थे वो। अब है ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ब्रिटिश की नई टोरी गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन की नई टोरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया? एक सर जॉन साइमन थे, जिनके भी आगे सर लगे ना आप समझ जाना ये थोड़ा चापलूस है ब्रिटिश का। तो सर जॉन साइमन बेसिकली ये ब्रिटिशर ही थे, ठीक है।
उन्हीं के बिल्कुल अंडरशिप में यानी लीडरशिप में एक वैधानिक आयोग बनाया गया जिसका नाम दिया गया साइमन कमीशन या साइमन समिति। ठीक है, इस साइमन समिति के अंदर 7 मेंबर थे। ओके, और इसका काम था ये देखना कि भारत की स्थिति को कैसे अच्छा किया जाए। ठीक है, और भारत के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था है, कार्यशैली है, उसको अध्ययन करना और सुझाव देना कि हम भारत के अंदर जो है वो संवैधानिक व्यवस्था को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। बट इसमें भी एक दिक्कत थी क्योंकि टॉपिक का नाम तो समस्या है ना। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो अच्छी बात है, ब्रिटिश तो अच्छा कर रहे थे, हमारे लिए कमीशन बना रहे थे। बट उसमें दिक्कत ये थी उसमें एक भी इंडियन नहीं था। मतलब आप सोचो, वो इंडियन के लिए कुछ कर रहे हैं, वो इंडियन है ही नहीं उसके अंदर, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मान लो कोई दिल्ली वाले से पूछूं कि ये बताओ जी वेस्ट बंगाल के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, या अगर मैं वेस्ट बंगाल के लोगों से पूछूं कि दिल्ली का बता दो, तो वो कैसे बताएंगे। तो अगर कोई अंग्रेज आ रहा है तो उसको क्या पता जी इंडिया में क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम चल रही थी हमारी कि साइमन कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन नहीं था। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे। और इसी वजह से जब साइमन कमीशन 1928 के अंदर जब भारत के अंदर आई तो नारे दिए गए साइमन कमीशन वापस जाओ या गो बैक साइमन या साइमन कमीशन गो बैक। मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखो साइमन गो बैक के नारे लगे थे। ओके, और साइमन कमीशन को बिल्कुल जाने के लिए बोल दिया गया था। ओके, और कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग या बहुत अलग अलग पार्टियों ने भी इस साइमन कमीशन को बोला कि आप भारत में मत आओ, आप वापस चले जाओ क्योंकि आपका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। और इसीलिए ना लॉर्ड इरविन कह रहे थे यार हमने तो थोड़ा दिमाग लगाया था, हम तो साइमन कमीशन बना रहे थे ताकि ये थोड़ा आंदोलन कम करे, ये तो और ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि जो लॉर्ड इरविन थे ना, उन्होंने अक्टूबर 1929 के अंदर भारत को डोमिनेंट स्टेटस देने की बात करी। अब ये बहुत ध्यान से सुनना, डोमिनेंट स्टेटस का मतलब क्या है। एक है ना गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, एक गोलमेज सम्मेलन कराया था हमारे ब्रिटिशरों ने, और है ना कांग्रेस को न्योता दिया था कि आप आ जाओ। बट कांग्रेस वहां पर नहीं गई। और वहीं पर हुआ क्या, ब्रिटिशरों ने यह ऐलान कर दिया कि हम है ना भारत को डोमिनेंट स्टेटस देने के लिए भी तैयार है। ऑल्दो आप अगर डोमिनेंट स्टेटस की डेफिनेशन ढूंढोगे ना, आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना ही बुक पे ना ही इंटरनेट पे एक एक्चुअल डेफिनेशन नहीं मिलेगी। बट डोमिनेंट स्टेटस का मतलब है ब्रिटिशरों ने ये बोल दिया था कि हम भारत के लोगों को और ज्यादा पावर दे देंगे। जिस जिस पोस्ट पे अभी कुछ ब्रिटिशर बैठे ना, कुछ कुछ पोस्ट पे हम इंडियन को भी बिठा देंगे आप चाहो तो ये बोला ब्रिटिशरों ने कब, 1929 के अक्टूबर में जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, गोलमेज सम्मेलन जिसे बोला जाता है, वहां पर लॉर्ड इरविन ने ये बात बोली। ठीक है, पर जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे वो तो बिल्कुल एक तरह से आक्रामक हो गए थे। उन्होंने बोला यार ये काम चला हुआ आज़ादी नहीं चाहिए, देनी है पूरी आज़ादी दो और यहाँ से निकलो। ठीक है, और यही बात लिखी हुई है, उदारवादी और मध्यवर्गीय जो नेता थे, मध्य मार्गी नेता थे, ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संविधानी व्यवस्था के पक्ष में थे। कुछ लोग जो थे वो कह रहे थे अरे सही तो कर रही है ब्रिटिश देखो, बट कुछ लोग ऐसे थे, अच्छा ऐसे जो लोग थे वो बहुत ही कम थे और इनकी कोई सुनता नहीं था। बाकी जो हमारे दूसरे लोग थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दिसंबर 1929 के अंदर, है ना, एक जवाहरलाल नेहरू ने एक कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन हुआ था। मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ, मैप दिखा देता हूँ, यहाँ पर है लाहौर, आज पाकिस्तान के अंदर है। तो ना यहाँ पर मैंने आपको बताया ना नागपुर सेशन भी हुआ था हमारा, है ना, एक हमारा कोलकाता सेशन भी हुआ था। तो वैसे ही 1929 के अंदर बिल्कुल दिसंबर या अक्टूबर के 2 महीने बाद जब ब्रिटिश ने डोमिनेंट स्टेटस देने की बात करी, उसके 2 महीने बाद ही कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जहाँ पर सारे के सारे कांग्रेस के लीडर बैठे हुए थे। वहां पर जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने छूटते ही बोला कि हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी है, हमें काम चला हुआ डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। ठीक है, और ये बात बोली उन्होंने। और 26 जनवरी 1930 को, है ना, मैं आपको बता दूं, उन्होंने बोला कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में तो नहीं, बट हाँ रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के नाम से बोला था। बट स्वतंत्रता दिवस तो हमारा 15 अगस्त को मनाया जाता है, बट 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आप कह सकते हो 26 जनवरी डेट इसलिए चूज करी गई थी। ओके, और उसके बाद है ना बेसिकली महात्मा गांधी भी समझ चुके थे यार, देखो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जो हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आंदोलन वगैरह चलाना पड़ेगा और हमें पूरी आजादी चाहिए। गांधी जी भी चाहते थे पूर्ण आजादी। ठीक है, तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता के इस संक्षेप विचार को रोजमर्रा की जिंदगी के अधिक ठोस मुद्दों से जोड़ने का एक तरीका खोजना पड़ा। इसका मतलब यह है कि अब गांधी जी समझ तो चुके थे, गांधी जी ये जान चुके थे कि यार ब्रिटिशरों को हमें यहाँ से भगाना है और हमें पूर्ण आजादी चाहिए।
ठीक है। और अगर हमें पूर्ण आजादी चाहिए तो लोगों का सपोर्ट भी चाहिए होगा। ऐसे थोड़ा ना कि जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी जी अकेले अगर जाके खड़े हो जाए कि हमें पूर्ण आजादी दो, तो देंगे नहीं ब्रिटिश, बिल्कुल नहीं देंगे। लोगों का सपोर्ट चाहिए। जब तक हम लोगों को ये नहीं बताएंगे कि यार ब्रिटिशर हमारे साथ गलत कर रहे हैं, गलत गलत कानून लेकर आ रहे हैं, तब तक लोग हमारे सपोर्ट में नहीं आएंगे। और लोग हमारे सपोर्ट में नहीं आएंगे तो हमको पूरी आज़ादी नहीं मिलेगी, पूर्ण आज़ादी नहीं मिलेगी। इसीलिए हमारे जो गांधी जी उन्होंने सोचा है कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये पहले मैप हो गया, ठीक है। मॉप मैप में देख लिया लाहौर यहाँ पर है। ओके, अब हुआ क्या कि उसको लेकर गांधी जी ने एक नमक आंदोलन किया, ठीक है, या इसको सॉल्ट मार्च भी बोल सकते हैं। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब मैं बताता हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन होता क्या है। राज्य की ओर से जारी किसी भी कानून को नर्मदा पूर्वक विरोध या अवमानना। जब हम कोई सरकार अगर कोई कानून लेकर आती है और उसको हम शांतिपूर्वक नहीं मानते या उस कानून को तोड़ते हैं, तो इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा। समझ आ गया? इसको इंग्लिश में सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं। आपको याद होगा, आप लेटर में लिखते हो ना नीचे यूर ओबिडेंटली, तो ये डिसओबिडियंट, यह बिल्कुल उल्टा है कि हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है आज्ञा नहीं मानेंगे और आपके कानून भी तोड़ेंगे, है ना। असहयोग आंदोलन में था कि सहयोग मत करो, बट असविनय अवज्ञा आंदोलन में था कि कानून तोड़ो, ठीक है। चलो, अब है ना गांधी जी ने बोला यार हम क्या करेंगे, लोगों को सपोर्ट लेने के लिए कोई ना कोई चीज हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो गांधी जी ने पहले, पता है पहले क्या किया, गांधी जी ने है ना 31 जनवरी को, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा आपको कि ये बताओ कि नमक आंदोलन क्या था, ठीक है। मैं बता रहा हूँ नमक आंदोलन क्या था, बट अभी तक आपको समझ आ गया ना कि बेसिकली दिसंबर में जब पूरा वो हमारी हुई थी कॉन्फ्रेंस हुई थी, अधिवेशन हुआ था हमारे कांग्रेस का, तो वहां पर पूर्ण स्वराज या पूरी आज़ादी, फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड करी थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई थी, पूरी आज़ादी की डिमांड करी गई थी। और फिर जो हमारे महात्मा गांधी थे उन्होंने भी बोला कि हमको बाकी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, उसके लिए कोई ना कोई आंदोलन करना पड़ेगा और अपनी डिमांड बनवानी पड़ेगी। अब हुआ क्या कि नमक यात्रा एक गांधी जी ने शुरू करी थी, बट उसको शुरू करने से पहले गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय जो थे उस टाइम के, लॉर्ड इरविन, उनको एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 11 डिमांड पूरी करने के लिए बोला। जो हमारे महात्मा गांधी, उन्होंने बोला ये 11 डिमांड आप पूरी कर दो, जिसमें से कुछ जो थी विशेष लोगों के लिए थी, जैसे कुछ किसानों के लिए थी, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए थी, बट कुछ ऐसी डिमांड थी जो सबके लिए थी, अमीर गरीब, जिससे सबका फायदा होता। ये डिमांड लिख के एक लेटर में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को भेजी। लॉर्ड इरविन बोलते यार ये तो अनरियलिस्टिक है, ये तो अवास्तविक है, हम तो इसको पूरा कर ही नहीं सकते या हम करना ही नहीं चाहते। तो उन्होंने मतलब कुछ बातचीत नहीं करी, लॉर्ड इरविन ने इग्नोर कर दिया। अब गांधी जी क्या करते हैं, एक और लेटर लिखते हैं और उसमें अल्टीमेटम देते हैं, ठीक है। गांधी जी चेतावनी देते हैं, उस लेटर में लिखते हैं कि अगर आपने ये जो 11 डिमांड मैंने पहले लेटर में बताई थी, अगर आपने पूरी नहीं करी 11 मार्च से पहले, 11 मार्च 1930, ऑब्वियसली बात है 1930, तो 1930 से पहले अगर आपने ये मांगे पूरी नहीं करी तो समझ लेना आपका पूरा टाइम शुरू हो जाएगा, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, ठीक है। और किसी ना किसी नियम को हम तोड़ेंगे, किसी ना किसी जो आपके कानून है उसकी अवमानना करेंगे, उसको नहीं मानेंगे और कोई ना कोई कानून तोड़ेंगे। तो ब्रिटिश ने बोला, लॉर्ड इरविन ने बोला जो करना कर लो, ठीक है। अब आता है जी 11 मार्च का दिन, ठीक है। गांधी जी देखते हैं एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई और गांधी जी अपना एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्या बताया था मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब, जिसमें ब्रिटिशरों के कानून को ना मानना या कानून को तोड़ना, उसका मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब गांधी जी सोच में पड़ गए, यार कौन सा कानून ना माने और कौन सा कानून तोड़ना है हमको, कोई ना कोई ऐसा कानून तोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो ब्रिटिश को पता चलेगा कि जी हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको सीडीएम लिखा मैंने, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कंफ्यूज मत होना, सीडीएम है ये, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि हमें ना नमक पे जो कर लगा हुआ है ना उसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं ब्रिटिश ने क्या किया था उस टाइम, मोनोपोली लगा रखी थी। इसका मतलब ब्रिटिश ये बोलती थी कि सिर्फ हम ही नमक बना सकते हैं और नमक पे सबको टैक्स देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये बोलती थी ब्रिटिश। बट इस चीज से गांधी जी तो परेशान थे ही थे। गांधी जी कहते थे कि नमक ऐसी चीज है जो अमीर भी यूज करता है, गरीब भी यूज करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी, फार्मर भी, हर एक बंदा यूज करता है नमक। और ये जो नमक कर है वो सबको परेशान कर रहा है, इसलिए गांधी जी ने सोचा कि सबसे पहले ये जो नमक पर जो टैक्स लगा हुआ है, नमक कर है ना, ये सॉल्ट टैक्स है या सॉल्ट लॉ है, नमक कानून है, उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इस नमक बनाने का जो उसको मोनोपोली है ना कि सिर्फ हम ही नमक बना सकते हैं, इस कानून का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और हम क्या करेंगे, खुद नमक बनाएंगे और इस कानून को तोड़ेंगे और ब्रिटिश को बताएंगे कि आपने बोला था ना कि नमक सिर्फ हम बना सकते हैं, देखो हम भी नमक बना रहे हैं, हम आपका कानून तोड़ रहे हैं। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ, वॉलंटियर्स का मतलब होता है जो मतलब खुद ही गांधी जी के साथ एक तरह से मिले हुए होते हैं, तो विश्वसनीय
या विश्व स्तरीय, विश्वसनीय होगा ये, वैसे तो विश्व स्तरीय नहीं, विश्वसनीय अपने लोगों के साथ उन्होंने नमक यात्रा शुरू कर दी। गांधी जी साबरमती से, गांधी जी ने सोचा, गांधी जी का जहाँ आश्रम था साबरमती में, वहां से लेकर गांधी जी दांडी तक गए। ठीक है, उन्होंने पथ यात्रा निकाली वहां से वहां तक। 240 मील का रास्ता था जो गांधी जी ने 24 दिनों में पूरा किया, यानी एक दिन में वो 10 मील का रास्ता पूरा करते थे गांधी जी। ठीक है, और गांधी जी जहां भी रुकते थे ना, हजारों लोग उनको सुनने के लिए आते थे, और गांधी जी वहां पर लोगों को बताते थे कि जी स्वराज का असली मतलब क्या है और हमें ब्रिटिशरों का विरोध करना। अच्छा, क्यों बताते थे ऐसे गांधी जी? क्योंकि आपको याद है ना, जब असहयोग आंदोलन निकाला था गांधी जी ने, तो लोग कुछ भी बोल रहे थे, रूमर फैल गया था, है ना, गाँव में, कि गांधी जी ने बोला तालुकदार के घर पे हमला कर दो, बगानों में ये अफवाह फैल गई कि गांधी जी सबको जमीन देंगे। तो इसलिए गांधी जी ने इस चीज से बचने के लिए पहले ही लोगों को जहां जहां वो रुकते वहां बताते कि स्वराज का असली मतलब क्या है। ओके, और फिर हुआ क्या, 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। और जैसी नमक बनाया वैसे, मतलब एक चिंगारी की जरूरत होती है, फिर लोगों ने तो बिल्कुल स्टार्ट कर दिया जी हम भी नमक बनाएंगे, और बिल्कुल ब्रिटिशरों की बिल्डिंग के सामने जा जाके नमक बनाते थे, बिल्कुल नमक की फैक्ट्री होती है ना उसके सामने जाके समुद्र के पानी को उबाल के नमक बनाते थे। तो ये सारी की सारी चीजें हुई। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नमक आंदोलन बताओ, तो ये पूरा का पूरा बताना है। एक और ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं ना, बोल्ड में कर रखे हैं, ये अंडरलाइन कर रखे हैं, आपको एग्जाम में भी अंडरलाइन करने हैं। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी दिक्कत हो आपको एग्जाम में, इसलिए मैंने अंडरलाइन भी कर दिया कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले तो एग्जाम में जो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है ना, वो आपसे ये पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन, जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं, वो आंदोलन सविनय आंदोलन से कैसे अलग है। जैसे अभी हमने सविनय आंदोलन पढ़ा ना, जिसमें गांधी जी ने नमक कर का जो टैक्स तोड़ दिया था, नमक कर तोड़, सॉरी, जो नमक कानून था वो तोड़ा था गांधी जी ने। नमक कानून क्या कहता था, ब्रिटिशरी कानून बना, ब्रिटिशरी जो है वो नमक बना सकती है, बट गांधी जी ने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया। ओके, अब हम डिफरेंस कर लेते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है। सबसे पहला पॉइंट तो है, असहयोग आंदोलन में लोग औपनिवेशिक सरकार के कानून का पालन नहीं करते थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश मतलब ये बोला था, गांधी जी ने बोला था कि आपको असहयोग नहीं करना। बट असविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था, ब्रिटिश के कानून को यानी औपनिवेशिक कानून को तोड़ा जाता था, है ना। यहां पर हमने नमक कर को, नमक जो कानून है उसको तोड़ा था, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस है, असहयोग आंदोलन जो था वो शांतिपूर्वक था, कोई कुछ हम मतलब ज्यादा शांति वगैरह नहीं, बट इसके अंदर हमने नमक कानून को और वन कानून को तोड़ा था। वन कानून भी बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है। जो ब्रिटिश क्या करती थी, उन्होंने, है ना, पहले आपको पता है जो हमारे ट्राइब्स के थे, जो जनजातियां रहती थी जंगलों वगैरह में, तो उनको ये बोला आप जंगलों में मत जाओ। ठीक है, जो जंगलों से आप फ्रूट्स वगैरह लेते हो वो मत लो, ऐसा बोला था हमारे इंडियन को, हमारे जो जनजातियों को। तो उन्होंने बोला यार ये तो गलत है, ये वाला कानून भी ब्रिटिश गलत लेकर आई थी। मतलब जंगलों से भी उनको दिक्कत हो गई, जो जंगलों में लोग फ्रूट वगैरह जो जो जिनकी खुद की जमीन थी, खुद की जमीन मतलब हजारों सालों से वो इस जंगल का यूज कर रहे थे, उनको मना कर दिया कि आप मत करो। तो ये भी बहुत बेवकूफ़ी वाला कानून था ब्रिटिशरों का। तो इसके कानून को भी तोड़ा, जानबूझ के जो हमारे लोग थे जनजातियों के, वो जाते थे जंगलों में और उनके सामने तोड़ कर लाते थे कि जी करो जो करना है अब आपको। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें बड़ी संख्या में आपको पता है मुस्लिम ने भाग लिया था। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन में हमने खिलाफत आंदोलन को भी रेस किया था। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन में कि इसमें मुस्लिमों का कम पार्टिसिपेशन था, मुस्लिमों ने बहुत कम भाग लिया। क्यों भाग जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिमों ने कम भाग लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट मुस्लिम ने और दलितों ने थोड़ा सा कम पार्टिसिपेट किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, ये वाला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वराज। अच्छा, ये आंदोलन किया क्यों गया था? स्वराज प्राप्त करने के लिए, खुद का राज लाने के लिए, और हिंदू और मुस्लिम को साथ लाने के लिए। याद है ना, मैंने आपको रोलेटेक सत्याग्रह की बात क्या बताया था कि गांधी जी ने ये बोला था कि अगर हमें भारत के अंदर कोई भी आंदोलन बड़े स्तर पर चलाना है तो हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाना पड़ेगा। तो इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जब शुरू किया था तो उसमें खिलाफत आंदोलन को भी, जो खिलाफत का मुद्दा था उसको भी उठाया था। और जो स्वराज था और हमारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो भी स्वराज के लिए था, पूर्ण आज़ादी के लिए था, और साथ ही में जो कुछ ब्रिटिश कानून थे ना उसको समाप्त करवाने के लिए भी था। ओके, तो ये क्वेश्चन आएगा तो ये लिख देना। पहला आंदोलन आप सीधा लिख सकते हो कि जो असहयोग आंदोलन था वो आप कह सकते हो शांतिपूर्वक था, ये कहीं ना कहीं एक तरह से हिंसा की तरफ जाने लगा था जहाँ पर हम कुछ कानून को तोड़ रहे थे। ठीक है, और इसमें लिख सकते हो यहाँ पर हमें सिर्फ ब्रिटिश के कानून को मानना नहीं था, बट यहाँ पर हमने ब्रिटिश के कानूनों को तोड़ा था। तीसरा पॉइंट है, मुस्लिमों ने बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा था, कम लेवल पे पार्टिसिपेट करा था, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को साथ में लाने के लिए और स्वराज के लिए, और यहाँ पर कुछ कानूनों को समाप्त करवाने के लिए और स्वराज के लिए या पूर्ण इंडिपेंडेंस के लिए हमने यहाँ पर यह आंदोलन किया था। ओके, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही क्वेश्चन आता है।
ठीक है, इस पूरी स्टोरी समझाने का मेन मोटिव है ना, यही क्वेश्चन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू क्यों किया गया। अब वही बात, ये गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों किया, नमक जो यात्रा थी गांधी जी ने क्यों निकाली, नमक यात्रा उसके बाद हुआ क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ब्रिटिश ने चलो नमक बना लो अब बनाने दिया, कुछ किया था ब्रिटिश ने भी, क्या किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट सबसे पहले तो हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, क्या कारण थे। पहला पॉइंट तो है साइमन कमीशन की विफलता। आपको याद होगा 1927 में साइमन कमीशन भारत आई थी, जिसका मेन काम था संवैधानिक प्रणाली को देखना, कामकाज की शैली को देखना, जांच करना और उसके अंदर कुछ सुधार लाना। बट दिक्कत ये थी उसके अंदर कोई इंडियन नहीं था, जिसकी वजह से इंडियन ने उसे एज अ इंसल्ट लिया और उसके लिए हमने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, ये भी एक रीजन था। दूसरा रीजन क्या था, आपको पता है आर्थिक मंदी आ चुकी थी, किसान जो थे वो बहुत परेशान थे क्योंकि वो लगान वगैरह नहीं चुका पा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इसमें कटौती वगैरह करो। गांधी जी ने जो 11 लेटर लिखे थे ना, उसमें से जो 11 डिमांड लिखी थी लेटर के अंदर, उसमें से एक डिमांड ये थी कि इनका जो रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू टैक्स वगैरह है, वो कम कर दो, तो इसके लिए भी गांधी जी ने किया। तीसरा था कि दमनकारी औपनिवेशिक कानून, जैसे कि आपको पता ही है नमक का उत्पादन जो था वो सिर्फ ब्रिटिश कर सकती थी, और वन औपनिवेशिक कानून लेकर आई थी ब्रिटिश, जिसका एक अधिकार था, मतलब ब्रिटिश ही कर सकती थी जंगलों का यूज भी, और नमक का उत्पादन भी ब्रिटिश कर सकती थी। तो ये बहुत खराब कानून थे, जिसकी वजह से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। और पूर्ण स्वराज तथा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी किया था। याद होगा जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर में 1929 में, दिसंबर 1929 में जो हमारा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, कहाँ पर, लाहौर में। लाहौर कहाँ पर है वो मेरे को आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तो गांधी जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए बात करी थी, है ना। तो उस स्टेप को पूरा करने के लिए भी गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो ये 4 रीजन थे, एग्जाम में डिट्टो लिख कर आ जाने, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर आपको बेसिकली 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, सॉरी ये साइमन कमीशन है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। इसके बारे में लिख सकते हो कि जब ये इंडिया आए तो गो बैक साइमन के नारे लगे थे। बट ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन था जिसकी वजह से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, तो ये वाली लाइन इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, दमनकारी औपनिवेशिक कानून में आप वो बता सकते हो कि गांधी जी ने पूरी सॉल्ट मार्च निकाला था 17 वॉलंटियर्स के साथ, ये सारी की सारी स्टोरी आप पूरी बता सकते हो। बट अगर 3 या 4 मार्क्स में आता है तो इतना लिख दोगे तो इनफ है, अगर 5 मार्क्स में आता है तब का केस बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, समझ आ गया ना। साइमन कमीशन की विफलता थी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी छा गई थी, ब्रिटिश जो थे वो टैक्स मांग रहे थे अपना, इसकी वजह से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। औपनिवेशिक कानून खराब खराब थे और पूरी आज़ादी के लिए, ये बेसिकली 4 रीजन थे जिसकी वजह से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। ठीक है, अब देखो नमक यात्रा, बेसिकली ये वाला ना आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, मतलब याद रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको लर्न करना है, अगर आप इसे लर्न ना भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पैरा बताना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कुछ छुड़वाना नहीं चाहता, बट आप इसे बोलते ही समझ जाओगे। इसको आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको देखते डर गए होंगे, सर इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। नहीं, नमक आंदोलन का जो पहले वाली स्लाइड आई थी ना, ये वाली नमक यात्रा का है, तो यही लिख दोगे तो बहुत है। अब आ जाते हैं इस पे, ये है क्या। अब जब ब्रिटिश ने देखा, औपनिवेशिक सरकार ने देखा यार ये तो कानून तोड़ रहे हैं, नमक टैक्स नमक कानून तोड़ रहे हैं, तो हमारे लोगों को ब्रिटिशरों ने पकड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी करना शुरू कर दी, और जब गिरफ्तारी करना शुरू कर दी तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं खान अब्दुल गफ्फार खान, ये एक पर्सन है, अब पाकिस्तान का पार्ट बन गए थे वो बाद में, 1930 अप्रैल में इनको भी पकड़ लिया गया। ठीक है, उसके बाद है ना जो ये बेसिकली पेशावर के अंदर जगह होगी, शायद यहाँ पर लिखा भी होगा पेशावर, मिल जाएगा, बट मैं आपको बता दूं कि पेशावर के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने, इनकी जब गिरफ्तारी हुई थी तो हिंसक टकराव हो गए थे, बहुत सारे लोगों ने बोला यार आप इनको क्यों पकड़ रहे हो, अब खान अब्दुल गफ्फार खान को। उसके बाद कुछ ही महीने बाद गांधी जी को भी पकड़ लिया गया, और उसके चक्कर में भी शोलापुर के अंदर तो जो हमारे औद्योगिक मजदूर थे उन्होंने बोला यार आपने तो गांधी जी को पकड़ लिया, अब देखो। तो वहाँ पर पुलिस चौकियों पर हमले हुए, अदालतों में हमले हुए, रेलवे स्टेशन पे हमले हुए, मतलब जो भी चीज़ ब्रिटिश से रिलेटेड होती ना, क्योंकि सारी पुलिस चौकियाँ ब्रिटिश की थी, है ना, रेलवे स्टेशन ब्रिटिश के थे, तो ये जितने भी ब्रिटिश के सारी की सारी चीज़ें थी उन पर हमला करना शुरू कर दिया था लोगों ने। ओके, और सत्याग्रह पर भी हमले हुए, जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे या हमारे ये आंदोलन नमक आंदोलन कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, उनको पकड़ा गया। ठीक है, बहुत लोगों को मारा गया, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में भेजा गया। अब गांधी जी है ना थोड़ा सा रुक गए, गांधी जी ने बोला यार दोबारा वही हो गया, खून खराबा हो गया, जो गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, तो इसलिए गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला आप ये आंदोलन वापस ले लोगे ना,
तो हम जितने भी लोग हमने पकड़े ना हम उनको छोड़ देंगे। और साथ में ना 5 मार्च को, मैं आपको बता दूं 5 मार्च 1931 को है ना लॉर्ड इरविन ने, ठीक है, यानी वायसराय जो हमारे इरविन थे, उनके साथ गांधी जी का एक पैक्ट भी साइन हुआ था, एक समझौते पर दस्तखत हुए थे, जहां पर लॉर्ड इरविन या वायसराय जो थे हमारे, उन्होंने ये बोला था कि हम आपके 1 लाख लोगों को छोड़ देंगे, ठीक है, तो आप ये सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लो। और दूसरी बात है, जो जो आपकी दिक्कतें हैं ना, वो हम एक लंदन में गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक बार पहले भी, याद होगा ना, पहले भी सम्मेलन हुआ था गोलमेज सम्मेलन, जिसको कांग्रेस ने पूरी तरह बर्खास्त कर दिया। जब पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में जो ब्रिटिश थी, उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस देने की बात करी थी, जो हमारे कांग्रेस को पसंद नहीं आई और वो गई नहीं वहां पर। बट जो हमारी ये दूसरी मेज सम्मेलन है, अंग्रेजों ने बोला कि हम एक दूसरी मेज सम्मेलन कर रहे हैं, कहाँ पर, लंदन में। आप वहां पर आके अपनी तकलीफें बताना, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो गांधी जी थे, उन्होंने बोला चलो गोलमेज सम्मेलन की बात तो बाद में है, बट 1 लाख लोग हैं, पहले उनको छुड़वाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन तो वापस ले लिया, और साथ ही में समझौतों के जरिए गांधी जी लंदन गए, वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन, वहाँ पर अटैक, थोड़ा उस पर हिस्सा वगैरह लिया गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि पहला तो एक तरह से बहिष्कार कर दिया था कांग्रेस ने, बॉयकॉट का मतलब बहिष्कार होता है, तो बॉयकॉट कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था कांग्रेस ने। दूसरे में गांधी जी वहाँ पर गए, बट वहाँ पर कोई बातचीत हो नहीं पाई अच्छी, ठीक है। बिल्कुल वार्ता जो थी वो बीच में टूट गई, ना गांधी जी मानने को रेडी, ना ब्रिटिश मानने को रेडी। तो अब निराश गांधी जी वहां से लौटे। जब गांधी जी वहां से लौटे ना, उन्होंने देखा यार ये तो, मतलब गांधी जी का दिमाग घूम गया, क्योंकि जो जो वादे करे थे गांधी जी से वो पूरे ही नहीं हुए, बल्कि गांधी जी को ऐसा लगा कि किसी ने पीठ पे छुरा घूंपते हो। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सारे लोगों को जेल में डाल रखा था। कानून जो हमारे कांग्रेस थी उसको बिल्कुल गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, ठीक है, और प्रदर्शन करने पर बहिष्कार कर दिया था कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, ठीक है, आप किसी भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते बहिष्कार से रिलेटेड। सभाओं पर पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया गया था। ये सारी की सारी चीज़ें करी थी। अब गांधी जी ने बोला यार ये तो बहुत गलत किया आपने, तो मेरे साथ विश्वासघात किया है। तो गांधी जी ने क्या किया, दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। पर धीरे धीरे जो लोग थे उन्होंने कम पार्टिसिपेट करा। उन्होंने बोला यार ये तो गलत है ना, गांधी जी कभी आंदोलन शुरू करते हैं फिर बोलते हैं रुक जाओ, फिर दोबारा। तो इसलिए ना लोगों ने एक तरह से पार्टिसिपेशन बहुत कम कर दिया, और 1934 आते आते इसकी गति बहुत ही ज़्यादा कम पड़ गई थी। समझ आया वाला टॉपिक, ठीक है। तो मतलब सिंपल है कि जब नमक टैक्स जो था, वो नमक कानून जो था, टैक्स बोल रहा हूँ रियली सॉरी, बीच बीच में, नमक कानून था, जब बहुत बड़े लेवल पे तोड़ा गया तो अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा। गांधी जी को बोला कि आप अगर इनको छुड़वाना चाहते हो 1 लाख लोगों को, तो हमारा ये गांधी इरविन पैक्ट होगा 5 मार्च को 1931 में, इस पर साइन कर देना, हम आपके लोगों को छोड़ देंगे, और गोल में सम्मेलन होगा, वहाँ पर आना, बात करेंगे, जो तकलीफ होगी बताना, सॉल्व करेंगे। वहाँ पर कोई बात तो हुई नहीं, कोई फैसला हुआ ही नहीं। गांधी जी वहाँ से लौटे तो अलग सीन देखते हैं, सबको जेल में डाल रखा था, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई। अब हमें समझ आ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरू हुआ, फिर गांधी जी ने वापस लिया, बट मोमेंटम भी एक तरह से खो चुका था। अब किन किन लोगों ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करा, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, और क्यों क्यों करा वो भी बताऊंगा। मैं आपको बता दूं, हर बंदे का है ना मूवमेंट पे पार्टिसिपेट करने का कोई ना कोई मोटिव तो होता ही है। अगर आप स्कूल जाते हो, क्यों जाते हो, पढ़ने के लिए। आप खेलने जाते हो, क्यों, आपका मनोरंजन होता है। वैसे ही जब आप आंदोलन भी करने जाते हो ना, तब भी आपका कोई ना कोई फायदा होना चाहिए। बिना फायदे के कौन जाएगा आंदोलन में। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, अलग अलग लोगों ने जो आंदोलन में शामिल थे, जैसे कि अमीर किसान थे, उन्होंने अपने फायदे के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्ट लिया। गरीब किसानों ने अपने फायदे के लिए लिया, व्यापारी वर्ग ने अपने फायदे के लिए लिया, और औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने अपने फायदे के लिए लिया। आपने एक बात नोटिस करी होगी, मैंने महिलाएं छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आप अगर पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं ने जिन्होंने पार्टिसिपेट करा ना, उन्होंने पार्टिसिपेट अपने कोई बहुत बड़े फायदे के लिए नहीं किया, ठीक है। उन्होंने ये बोला था कि ये हमारी है ना पवित्र ड्यूटी है अपने देश की सेवा करना, ठीक है। बाकी सबने अपने अपने फायदे के लिए करा, जिसके बारे में पढ़ेंगे, बट महिला है जिन्होंने ये बोला कि ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, ठीक है। इसलिए मैंने ये बोला कि महिलाओं को उसमें इतना कोई फायदा नहीं था। चलो, अब सबसे पहले बात करते हैं अमीर किसान या जो जमींदार थे, उन्होंने क्या पार्टिसिपेट करा। तो मैं आपको बता दूं, अमीर किसान में दो जातियां आती थी। जैसे कि गुजरात में जो अमीर किसान होते थे उनको पटीदार बोला जाता था, और जो उत्तर प्रदेश में होते थे उनको जाट बोला जाता था। तो हुआ क्या, जो व्यावसायिक फसलें होती थी, आपको याद होगा हमारी मंदी आ गई थी ना, वैश्विक मंदी आ गई थी, जिनकी उसकी फसल जो थी हमारे किसानों की, वो बहुत कम प्राइस पे बिकने लगी थी। तो वो बस ये चाहते थे कि ब्रिटिश है ना अपनी राजस्व की जो मांग है वो कम कर दे। उनके लिए स्वराज का पता है क्या मतलब था।
उनके लिए स्वराज की लड़ाई उच्च राजस्व के खिलाफ संघर्ष थी। उनके लिए लग रहा था कि स्वराज आ जाएगा। उनसे पूछा जाता ना कि स्वराज का मतलब क्या, वो बोलते हैं कि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कम कर दे, टैक्स लेना कम कर दे, तो हमारे लिए स्वराज है ना। तो ये कहते थे, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखनी है आपको। एक बात नोटिस हो रही होगी, ये मैंने बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है, देखो। ये अगर मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आपसे 5 मार्क्स में इन पांचों के बारे में पूछा जाता है, तो आप ये रेड रेड वाला ही लिख कर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर मान लो सिंपल आपसे पूछा जाता है 4 या 5 नंबर में, क्या बताओ कि अमीर किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों पार्टिसिपेट करा, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं दोनों चीजें लेकर चल रहा हूँ कि 5 नंबर में अगर अलग भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ कि अमीर किसानों ने क्यों पार्टिसिपेट करा, तब भी आप ये आंसर लिख कर आ सको, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो पूरा आंसर होता है उसको आप छोटा कर सकते हो, बड़ा करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, चलो जी, ये हमें क्लियर हो गया। और मैं आपको बता दूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो हमारे बड़े बड़े किसान थे, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा। जो दूसरे लोग थे, जो दूसरे किसान, बड़े किसान थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, उनको बोला कि आप भी पार्टिसिपेट करो, ठीक है। और उनको बोला कि आप भी ब्रिटिशरों का बहिष्कार वगैरह करो, मतलब बाकी किसानों को भी मनाया दूसरे किसानों ने, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि बट है ना, वो उनको बहुत निराशा हुई जब गांधी जी ने 1931 में बिना कर को घटाए हुए, जब कर घटा भी नहीं था, फिर भी गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। जब 1 लाख लोगों को पकड़ा गया, तो इनको बड़ी निराशा हुई। इनको लगा यार ये तो गलत है, हमारा तो टैक्स कम ही नहीं हुआ, फिर भी गांधी जी ने असहयोग जो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया है, तो गलत है ना। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी जो हमारे अमीर किसानों की थी, कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो बहुत बढ़ रहा है, इसको कम करवाओ। और वो इसी चीज़ को स्वराज की तरीके से देखते थे। अब बात करते हैं जी गरीब किसानों की। गरीब किसानों ने क्यों किया था इस आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट। तो मैं आपको बता दूं, वो एक डिमांड तो ये भी थी कि वो अपना राजस्व जो था, वो ब्रिटिश जो टैक्स लेती थी उसको तो कम करवाना चाहती थी, बट एक और चीज़ थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, ठीक है, छोटे छोटे किसान, गरीब किसान। तो वो क्या करते थे, जो अमीर किसान है ना, उनकी ज़मीन पे काम करते थे, और इसके लिए ना अमीर किसानों को उनको रेंट देना पड़ता था, मतलब सॉरी, गरीब किसान है ना, अमीर किसान को रेंट देते थे। रेंट मतलब पता ना, किराया देते थे कि हम आपकी ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो हम आपको रेंट देते हैं, है ना। तो बेसिकली जो हमारे एक तरह से कह सकते हो, जो गरीब किसान थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, वो एक तरह से किराएदार थे। तो वो ये चीज़ तो चाहते थे कि जो एक तरह से जो हमारा रेवेन्यू है, ठीक है, जो लैंड रेवेन्यू है, टैक्स है, उसको कम कर दिया जाए। बट वो एक और चीज़ चाहते थे, वो ये चाहते थे कि जो मकान मालिक है, या मैं कहूँ ज़मीन के जो मालिक है, बड़े किसान है, वो बकाया किराया माफ़ कर दे, वो लैंड रेवेन्यू माफ़ कर दे, वो हमारे से किराया ना ले। अब जैसे ही कांग्रेस ने ये बात सुनी हमारे गरीब किसानों की, उन्होंने बोला यार ये तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे, गरीब किसानों का साथ देंगे कि जी हाँ ठीक है हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम बात करेंगे अमीर किसानों से कि आपका जो रेंट है वो ना दे, तो जो अमीर किसान के पास जब वो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, अमीर किसान तो ये बोलेंगे ना, एक तो हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अमीर किसान ऐसे लोग थे जिन्होंने पैसे भी दिए थे इस आंदोलन को चलाने के लिए, क्योंकि आंदोलन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो जब अमीर कांग्रेस ने देखा यार ये तो बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि अगर गरीब किसानों का सपोर्ट हमने लिया तो गरीब किसान बोलेंगे कि जी हम चाहते हैं कि आप है ना हमारा रेंट माफ करवा दो, और अमीर किसान ये बोलेंगे कि जी एक तो हम आपको पैसे दे रहे हैं, ऊपर से आप हमारे ही एक तरह से चिंदिया कर रहे हो, चिंदी लगा रहे हो कि जी आप रेंट देना माफ कर दो, ऐसे कैसे कर दे। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने बहुत सारी जगह पर जो भाड़ा विरोधी आंदोलन है ना, ये जो रेंट या रेंट आप कह सकते हो कि रेंट जो था आंदोलन, रेंट के लिए जो आंदोलन चलाया था गरीब किसानों ने, उसको बिल्कुल समर्थन देने से मना कर दिया कि हम आपके इस कैंपेन को सपोर्ट नहीं करते। और इसी की वजह से जो गरीब किसान थे और कांग्रेस के बीच में ना संबंध अनिश्चित थे, कभी अच्छे हो जाते थे, कभी खराब हो जाते थे। कुछ कुछ जगह पर जहाँ पर कांग्रेस ये नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए रेडी थी, वहाँ पर जो किसान थे, वो गरीब किसान थे, वो सपोर्ट कर रहे थे। और जहाँ जहाँ पर कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि हम आपके इस आंदोलन को, ये जो भाड़ा या रेंट माफ़ करवाने के आंदोलन को सपोर्ट नहीं करते, तो वहाँ पर बहुत सारे किसान गुस्सा हो गए। तो ये थे, ठीक है। आई होप ये दोनों पता चल गया आपको। अब बात करते हैं जी हमारे व्यापारियों की, ठीक है, व्यापारियों की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे व्यापारी थे ना, बड़े बड़े व्यापारी थे, वो पता है क्या चाहते थे, वो है ना बहुत बड़े बड़े लेवल पे व्यापारी जो थे वो कपड़े बनाते थे या कोई भी चीज़ बनाते थे। तो होता क्या था, अंग्रेज है ना सस्ते दामों पे इंडिया के अंदर चीज़ें बेचती थी और उनकी चीज़ें बिकती थी। तो हमारे जो व्यापारी वर्ग थे वो ये बोलते थे यार ये तो गलत है, क्यों, क्योंकि हम भी चीज़ें बनाते हैं और हमारी चीज़ें नहीं बिकेगी अगर सारी की सारी चीज़ें ब्रिटिश अपने यहाँ पर बना के भेजेगा, क्योंकि ब्रिटिश की चीज़ें बहुत सस्ती होती थी। तो वो क्या कहते थे, वो दो चीज़ें चाहते थे, एक तो आयात में सुरक्षा कर दी जाए, आयात से सुरक्षा यानी
जो ब्रिटिश से कोई चीज़ें आ रही है, ये देखो ये एक लाइन लिखी है, वह विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे। वो ये चाहते थे कि ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें ब्रिटिशर भेज रही हैं, भेज ले कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ना हो कि उनका भी नुकसान हो, बट बहुत कम भेजे ताकि हमारा भी फायदा हो, हम भी अपनी रोजी रोटी कमा सके। ओके। और स्टर्लिन और रुपया की जो विदेशी मुद्रा का अनुपात, उसमें नियंत्रण चाहते थे। ये आपको जब आप 11th-12th में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि रुपया और स्टर्लिन की विदेशी मुद्रा का अनुपात क्या होता है। बस इससे भी याद रखना कि इससे भी उनका फायदा हो रहा था। ठीक है, अगर हम रुपया और स्टर्लिन की विदेशी अनुपात को नियंत्रित करें तो उनसे भी उनका फायदा होता। तो ये दोनों चीज़ें जो थे वो हमारे बड़े बड़े व्यापारिक वर्ग चाहते थे। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने ना इसीलिए 1920 के अंदर एक इंडियन, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ, ये मैंने कॉमर्स, ठीक है, कमर्शियल लिखा हुआ है, ओके, कॉमर्स भी था एक, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट एक था कि 1920 के अंदर हमारी जो बड़े बड़े व्यापारिक वर्ग थे, उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट नहीं है, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस भी बनाई थी उन्होंने। और 1927 के अंदर फेडरेशन, जिसको कहते हैं फिक्की, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी बनाई थी उन्होंने। ठीक है, और उसमें बड़े बड़े लोग जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ठीक है, और जीडी बिरला, नाम सुना होगा, रतन टाटा के मतलब कह सकते हो दादा जी थे। ठीक है, और जैसे प्रमुख उद्योगपति का नेतृत्व था, यानी ये जो फिक्की थी, ठीक है, और ये इंडियन इंडस्ट्रियल एंड दी कमर्शियल कांग्रेस थी, इसमें भी, अच्छा ये कांग्रेस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कांग्रेस का ही पार्ट थे, पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। ठीक है, ये उनका एक तरह से आप कह सकते हो समिति थी, जो अमीर अमीर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो सारे के सारे इसके संगठन में आते थे। ठीक है, तो और उद्योगपति ने पता क्या किया, उन्होंने ये बोला कि अच्छा, अब उद्योगपति कैसे सपोर्ट कर रहे थे इस आंदोलन को, पैसे तो वो देते ही देते थे, साथ ही में मैं आपको बता दूं, उन्होंने ब्रिटिशरों को ये बोलना स्टार्ट किया कि आप है ना हमको अपनी चीज़ें बेचने नहीं दे रहे ना, तो देखो इससे इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बोला देखो हमारी चीज़ें कम बिक रही है, इससे हम अपने वर्करों को कम पैसे दे पा रहे हैं, वर्करों को कम पैसे दे पा रहे हैं तो इसलिए वो वर्कर बहुत सारे भूखे मर जाते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने बोलना शुरू किया। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो कि जो हमारे व्यापारिक वर्ग थे उन्होंने कैसे आंदोलन में पार्टिसिपेट करा। कैसे पार्टिसिपेट करा, उन्होंने वित्तीय सहायता दी, पैसे दिए उन्होंने, और जो ब्रिटिश की जो चीज़ें थी उनको खरीदने से मना कर दिया, जो हमारे रॉ मटेरियल होते थे ना ब्रिटिश के, वो भी उन्होंने खरीदने से मना कर दिया। अधिकांश व्यापारी स्वराज को एक ऐसे, अच्छा ये वाली लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, अधिकांश व्यापारी स्वराज को एक ऐसे समय के रूप में देखते थे जब व्यापार पर औपनिवेशिक प्रतिबंध नहीं रहेंगे और व्यापार और उद्योग बिना किसी बाधा के फलते फूलते रहेंगे। अमीर लोगों के लिए क्या था कि जी हमारा लैंड रेवेन्यू कम हो जाए तो हम मान लेंगे स्वराज आएगा। गरीब किसानों के लिए क्या था कि हमारा रेंट माफ हो जाए और लैंड रेवेन्यू कम हो जाए तो ये हमारे लिए स्वराज है। व्यापारी वर्गों के लिए क्या स्वराज था, वो कहते थे कि जी हमारे लिए स्वराज ये है कि जो व्यापार है और औपनिवेशिक प्रतिबंध है ना, जो औपनिवेशिक सरकार ने जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं, अगर वो हट जाएंगे, ठीक है, और उद्योग में कोई बाधा नहीं रहेगी और हमारा उद्योग फलेगा फूलेगा, तो वो हमारे लिए स्वराज है। ठीक है, लेकिन उसके बाद है ना, जब गोलमेज सम्मेलन जो था वो विफल हो गया, गांधी जी की बातचीत जो थी वो सेकंड राउंड टेबल में वो विफल हो गई, तो इनको भी बहुत बुरा लगा। ठीक है, और इन्होंने भी अपना सपोर्ट जो था वो कम कर दिया। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इनको है ना और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी कांग्रेस के अंदर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता थे ना, वो एक तरह से समाजवाद की तरफ जा रहे थे। समाजवाद का मतलब होता है जब आप समाज के जो गरीब लोग होते हैं ना, जैसे कि किसान, जैसे कि मजदूर, जो व्यापारिक वर्ग थे उनके अंडर मजदूर काम करते थे और उनकी जो स्थिति थी ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ना कहीं जो व्यापारी वर्ग के अमीर लोग थे ना, उनको डर लग रहा था कि यार कांग्रेस कहीं हम पे ही ना चढ़ जाए और हमको ये ना बोले कि आप है ना मजदूरों को ज़्यादा सैलरी दो। ऑब्वियस सी बात है, ये व्यापारी वर्गों के लिए तो एक बुरी बात है, वो तो सोचेंगे यार अगर हम ज़्यादा पैसे देंगे अपने वर्कर को तो हमको कम प्रॉफिट होगा। तो इस चीज़ से भी वो डरते थे, और उग्रवादी जो गतिविधियाँ चल रही थी, जो हिंसा वगैरह चल रही थी, उससे भी हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको बहुत डर लगता था। ठीक है, चलो, और मैं आपको बता दूं औद्योगिक श्रमिक जो थे ना हमारे, उन्होंने बहुत कम पार्टिसिपेट करा। सिंपल सा एक रीज़न था, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो हिचकिचा रही थी उनको सपोर्ट करने से। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस थी उनको पैसे चाहिए थे और पैसे दे रहे थे व्यापारिक वर्ग। ठीक है, तो औद्योगिक वर्ग के जो भी आंदोलन थे, औद्योगिक वर्ग क्या चाहते थे कि उनकी लिविंग कंडीशन इंप्रूव हो, उनकी जो वेजेस है, उनकी जो दिहाड़ी है वो बढ़ाई जाए। ठीक है, और अगर ऐसा काम कांग्रेस इस चीज़ को सपोर्ट करती तो औद्योगिक वर्ग कहते एक तो हम पैसे दे रहे हैं, ऊपर से आप हमारी पेट पे लात मार रहे हो। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए कांग्रेस ने औद्योगिक श्रमिकों का
जो था सपोर्ट नहीं लिया और ना ही इनको सपोर्ट किया। इसलिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ नागपुर को छोड़कर जो भारत के ज़्यादातर इलाके हैं उसमें हमारे औद्योगिक श्रमिकों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्ट नहीं लिया, और लिया भी तो बहुत कम लेवल पे लिया। उन्होंने अपने तरीके से कुछ किया, जैसे गांधी टोपी लगा ली, उन्होंने कुछ चीज़ों को बॉयकॉट किया, विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट किया, अपने अपने तरीके से किया। बट बहुत बड़े लेवल पे जैसे बाकियों ने किया ना, वैसे इतने बड़े लेवल पे हमारे औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने नहीं किया इस आंदोलन को सपोर्ट, ठीक है। और यही लिखा हुआ है कि वो हिचकिचा रही थी कांग्रेस, क्योंकि जो हमारे उद्योगपति थे वो इस आंदोलन को, उन्हें ये लग रहा था कि अगर हम औद्योगिक श्रमिक वर्ग का सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो व्यापारिक वर्ग है वो थोड़े से दूर हो जाएंगे इस आंदोलन से। ओके, अब बात करते हैं जी, सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 3 नंबर में अलग से आ सकता है कि ये बताओ कि महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट करा। तो गांधी जी के नमक मार्च के दौरान हजारों महिलाओं उन्हें सुनने के लिए घरों से निकल आई थी, उनको सुनती थी वो। और बहुत सारी औरतों ने भी विरोध मार्च में भाग लिया, नमक बनाया उन्होंने, है ना, समुद्र के पानी को उबालकर नमक भी बनाया था उन्होंने, यानी नमक कानून भी तोड़ा उन्होंने। और विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों पर धरना वगैरह भी दिया था, और बहुत सारी औरतें जेल तक भी गई थी। ओके, और इन औरतों में से अगर शहरों के अंदर बात करें तो जो उच्च जाति की महिलाएं थी उन्होंने पार्टिसिपेट करा। गाँव के अंदर जो अमीर किसान थे उनकी फैमिली के अंदर जो महिलाएं थी उन्होंने पार्टिसिपेट करा। और वो गांधी जी के आह्वान से प्रेरित होकर वह राष्ट्र सेवा को महिलाओं के पवित्र कर्तव्य के रूप में देखने लगी। उन्होंने ये बोला कि हम, है ना, ये अपने अपने एक तरह से ये हमारी पवित्र ड्यूटी है कि हम अपने देश के लिए कुछ करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो महिलाएं थी वो राष्ट्र सेवा को अपनी पवित्र कर्तव्य के रूप में मानती थी, इसलिए उन्होंने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्ट लिया, ठीक है। फिर भी इस बड़ी हुई सार्वजनिक भूमिका का यह मतलब नहीं था कि महिलाओं की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन आ गया। मैंने जैसे आपको बोला, उनकी स्थिति में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। देखो, महिला सिर्फ इतना चाहती थी, एक तो उनका कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं था। देखो, सबका आपने देखा, अमीर किसान का अलग फायदा देख रहे थे, या अपना नो रेंट कैंपेन देख रहे थे। ये चाहते थे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो उसमें जो आयात होता है उसमें थोड़ा प्रतिबंध लगाया जाए, श्रमिक जो थे वो अपने वेजेस वगैरह। बट ऐसा फीमेल का कुछ नहीं था। जो हमारी वुमेन्स थी वो बस इतना चाहती थी कि उनका कम से कम स्टेटस बढ़ जाए थोड़ा सा, ठीक है। वो बिना स्वार्थ के काम कर रही थी। वो इस काम को, यानी हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन को, अपनी एक पवित्र कर्तव्य मानती थी, ड्यूटी, कि जी ये हमें करना ही है अपने देश के लिए, ठीक है। बट फिर भी लोगों ने इतना कुछ इनके लिए कुछ नहीं किया। वुमेन्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी उस समय भी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ नहीं किया। लंबे समय तक तो कांग्रेस ने भी महिलाओं को संगठन के भीतर, यानी कांग्रेस के अंदर, कोई भी बड़ा पद नहीं दिया, अनुमति नहीं दी कि आप, हम बड़ी पोस्ट नहीं दे सकते औरतों को, ये बात बोली गई। वो बस ये चाहते थे कि औरतें जो है वो जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो जो प्रतीकात्मक उपस्थिति रहे उनकी, बट उनको कुछ देना ना पड़े। मतलब औरतें बस दूर से देखें, हाँ जी ये आंदोलन में सपोर्ट कर रही हैं औरतें, बट हम उनके लिए कुछ ना करें। ये कहीं ना कहीं एक कांग्रेस की भूल थी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं एक और बात बता देता हूँ, जो बुक में भी लिखी थी वो लाइन मैंने हटा दी, कि जो हमारे गांधी जी थे वो भी कहीं ना कहीं ये मानते थे कि औरतों का काम जो है वो घरों में रहना है, अपने बच्चों को बड़ा करना है, और ये सारे के सारे घर को संभालना है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से, क्योंकि गांधी जी सबका सपोर्ट करते थे, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर गांधी जी से आप कह सकते हो थोड़ी सी भूल हो गई, जिसकी वजह से, क्योंकि अगर वो बोलते तो शायद वुमेन्स की भी थोड़ा सा कंडीशन जो थी वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो सकती थी, ठीक है। आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया हो। बाकी लास्ट पार्ट रह रहा है, लास्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन आता है उसमें से कि ये बताओ कि सबको साथ में लाने के लिए, अपनेपन की, सामूहिक अपनेपन की भावना जगाने के लिए क्या क्या किया गया। इस चैप्टर, ये वाला जो हमने पार्ट पढ़ा, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ पहले मैं आपको। एक तो ये महिलाओं वाला पूछा जाता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने क्यों क्यों पार्टिसिपेट करा, अमीर लोगों ने क्यों किया, अमीर किसानों ने क्यों किया, गरीब किसानों ने क्यों किया, महिलाओं ने क्यों किया, व्यापारी वर्ग ने क्यों किया, औद्योगिक वर्गों ने क्यों किया, ये आपको याद होना चाहिए। और एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे टेबुलर फॉर्म में ऐसे ही लिखो। पहले ये बनाओ, अगर मान लो डायरेक्ट आ जाता है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन में अलग अलग लोगों ने क्यों पार्टिसिपेट करा, तो ये लिखना थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही में आपसे नमक यात्रा का तो पूछा ही जाता है, ये तो लिख कर ले लो, है ना। नमक का पूछा जाएगा, और ये भी पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में और हमारे असहयोग आंदोलन में क्या डिफरेंस है। वैसे मैं अलग से एक लाइव लूंगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी लाइव लूंगा, जहां पर मैं आपको अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और उनके आंसर भी दूंगा। वैसे तो आंसर ये सामने ही लिखे हुए हैं आपके। और ये भी पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भी ज्यादा बड़ा जा सकता था, बट वो और ज्यादा बड़ा नहीं गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करा।
क्यों नहीं करा वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और एक अपनेपन की भावना जगाने के लिए क्या क्या किया गया उस समय, क्योंकि देखो हम अलग अलग जाति के थे, अलग अलग धर्म के थे, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, भाषा भी अलग थी, कोई मद्रासी मद्रासी हो गया, ठीक है, कोई बंगाली हो गया, कोई यूपी से हो गया, कोई मराठी हो गया, है ना, कोई अपना तमिल हो गया, सब अलग अलग थे, तो सबको साथ में लाने के लिए क्या क्या किया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर, और मेरे को पता नहीं कि बच्चे इसी क्वेश्चन को क्यों छोड़ के आ जाते हैं, तो हम वो नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है, जितना हो सके वीडियो शेयर करो। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट लगती है, आपको लगता है कि सर आप अगर ऐसे कर सकते हो ना तो थोड़ी सी हमारी ज़्यादा हेल्प होगी, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आप ही की सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आप ही की सपोर्ट की वजह से, आप ही की सजेशन की वजह से हम और आगे जाएंगे, अपनी फैमिली को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, हम 200 के तक तो लेकर जाएंगे जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। बाकी अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसको भी बताना, और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करने की कोशिश मत करना क्योंकि नहीं होगा, व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन वगैरह मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी हमारे अलग अलग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।